सभी 140 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। जो लाइव नहीं आए, जिनको नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लाइव होने में परेशानी हो रही थी, तो उनके लिए हमने डिक्टेशन रिकॉर्ड किया है। रेडी? महोदय, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यावृत्ति संस्था पर्यटन और होटल प्रबंध के क्षेत्र में व्यावसायिकता लाने के लिए विख्यात है, और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आधुनिक पर्यटन के जनक कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री सोमनाथ के सम्मान में 8वां स्मारक व्याख्यान देखने देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। यह भी उपयुक्त है कि मुझे यहाँ पर्यावरण पर पर्यटन के प्रभाव पर बोलने के लिए कहा गया है। पर्यटन पर आज विश्व व्यापार का लगभग 6% और विश्व के कुछ उपभोक्ता खर्च का लगभग 13% खर्च किया जाता है। इन दोनों कारकों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, और इस विषय पर किसी भी तरह की चर्चा में इन आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर्यटन और उद्योग एक उद्योग है, और हमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कुछ और है। किसी भी व्यावसायिक उद्यम के समान पर्यटन उद्योग में भी पूंजी निवेश लाभ के अनुपात में होता है, किंतु पर्यटन अनिवार्यतः अच्छे वातावरण पर आधारित होता है, जब अन्य अधिकांश उद्योगों के मामलों में ऐसा नहीं होता। इसीलिए उससे परोपकार के उद्देश्यों से न सही बल्कि अपने हित में पर्यावरण की समुचित रक्षा परिरक्षण प्रदान करने वाले पर्यावरण के विनाश से किसी के भी कम से कम पर्यटन उद्योग के दीर्घकालीन हितों की रक्षा नहीं होती। पर्यटन वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण और अविकृत प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हैदर अली के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने भी पिता की नीतियों से प्रेरित होकर साम्राज्यवादी अंग्रेज के विरुद्ध संग्राम करने के लिए देसी राजाओं से संधि करना राष्ट्रीय हित समझा था, परंतु संकुचित दृष्टिकोण और अनुचित शत्रुता के कारण ही वे सफल सिद्ध नहीं हो सके। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए भयानक स्वप्न हुए थे। सेना के अनुशासन, शासन की सुचारुता और अद्भुत शक्ति ने अंग्रेजों को देश के बाहर करने का दृढ़ विश्वास पैदा किया था। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित थीं। कोई भी उत्तम अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। मैसूर के व्याघ्र वतन के राजाओं से संधि करने की महत्ता को जान गए थे। पूर्ण सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयत्न करते रहे। टीपू ने मराठाओं के साथ युद्ध टालने का प्रयत्न किया। नाना साहब समझ नहीं पाए कि उनके असली दुश्मन टीपू नहीं बल्कि अंग्रेज हैं। उन्होंने इस पर तब अनुभव किया जब उनका अंत हुआ। टीपू ने अपने पिता के उद्देश्यों को पूरा करने के में सफलता नहीं मिली। वह अंग्रेजों के साथ युद्ध करना मात्र जानता था, पर किसी नवीन मार्ग को खोज निकालने का बुद्धि कौशल जानता नहीं था। उसकी भावनाएं अच्छी थीं। विजय प्राप्त करने पर तक विश्राम न करने की उन्होंने घोर प्रतिज्ञा की थी। वह शेर की तरह 2 दिन ही जीना चाहता था। उन्हें बकरी बनकर 2000 सालों का जीवन पसंद नहीं था। सभापति जी, सर्वप्रथम कर्नाटक में ही विदेशियों के विरुद्ध नारा बुलंद किया गया था। भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता की आवाज़ सुनकर कोने कोने से प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक समाज के और प्रत्येक आयु के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति में कूद पड़े थे। सर्वप्रथम स्वाधीनता के चिर स्वप्न को साकार करने के लिए महानतम प्रयत्न किए। राष्ट्रभक्त पुरुषों और स्त्रियों द्वारा जननी जन्मभूमि को विदेशी शासकों की दास्ता से मुक्त दिलाने के सद प्रयत्न होने लगे। सबसे पहले मैसूर के हैदर अली ही एक ऐसे भारतीय राजा थे जिन्होंने यह अनुभव किया कि किस तरह अंग्रेज देश की राजनीतिक अस्थिरता से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। वह भावी विपत्ति को पहचान कर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हुए। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए अपनी सारी शक्ति और साधनों का उपयोग किया। उन्होंने साहस, धैर्य, वीरता और देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर शक्तिशाली शत्रु का सामना किया।
अगर मराठा और निजाम की ओर से उन्हें सहयोग मिला तो अंग्रेजों के पैर इस भू भाग पर जम ही नहीं पाते। विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए सब कुछ करना अपना महान राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर ही हैदर अली युद्ध करते रहे। अंग्रेज सेना को उनकी बहादुरी के सामने घुटने टेकने पड़े थे। उन्होंने जब समुदाय को संगठित करके अंग्रेजों का सशस्त्र मुकाबला किया, अंतिम दम तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। यह हमारा 5 मिनट का डिक्टेशन समाप्त हो गया है। इसके बाद में हम 140 का और इसी पोर्शन में कंटिन्यू करते हैं। सभी 140 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए दूसरा डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। हम आपको बताते रहे, इसमें 800 शब्द हैं लगभग, तो 5 मिनट से ऊपर का डिक्टेशन रहेगा ये। चलिए तैयार करते हैं। उपसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मर्यादा प्रस्ताव माननीय उपसभापति महोदया को दिया था उनके उसमें विरोधी दलों के सभी लोग थे और शासक दल या सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया था। मैं इसे मर्यादा समिति को सौंपने के बजाय उपसभापति महोदय ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो कि संसदीय प्रणाली या संसदीय कार्य पद्धति के प्रतिकूल है। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आपने सुनी होती तो आप इसे अवश्य स्वीकार कर लेते और इसी शीतकालीन अधिवेशन में इसे मर्यादा समिति के पास भेज देते, जो बजट अधिवेशन तक अपनी राय राज्यसभा को दे देती और राज्यसभा के सभापति इस पर अनुकूल निर्णय ले सकते थे। लेकिन ऐसा न करके सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे शासक दल का क्या हित होगा। इससे पहले भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसको भी आपने अस्वीकार नहीं किया। कांग्रेस संसदीय दल ने भी कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इस मामले में फंसे हुए थे और उनको यह डर था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। प्रश्नोत्तर काल के तुरंत बाद जब यह प्रश्न उठाया गया तो आपने भी देखा था कि सदन में काफ़ी शोर मचाया गया था ताकि सदस्यों की बात सुनी जा सके। यह मामला राज्य का भले ही हो, लेकिन विधानसभा जब भंग कर दी गई तो वहां पर राष्ट्रपति शासन होने से सीधी जिम्मेदारी संसद की हो गई है। इसीलिए इसे आप स्वीकार करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तमाम विरोधी दल के लोग इसे सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे। श्रीमान, जैसा कि आप जानते हैं, विधान परिषद या विधानसभा की सीमाएं अपने विधानमंडल तक ही सीमित हैं। इसके बाहर जाकर यदि वे कोई वक्तव्य देते हैं तो उनके विरुद्ध मर्यादा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि राज्यसभा भारत के राज्यों के प्रतिनिधि सभा है, इसीलिए इस प्रस्ताव का राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना सर्वदा उचित है। अतः मेरा आपसे अनुग्रह है कि यदि आप मर्यादा प्रस्ताव पर विचार करें तो इसे मर्यादा समिति को सौंप दें। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब लोग समय से कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो विशेष तौर पर जहां प्रातःकाल 10 बजे से ही लोगों की कतारें लग जाती हैं, वहां पर काम करने वाला कर्मचारी यदि ठीक समय पर न आ सके तो इसमें लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में तो लोग इसी आधार पर बहाना कर सकते हैं कि दूर दूर बस्तियों से आना पड़ता है, इसलिए देरी हो जाया करती है। मिसाल के तौर पर जनकपुरी, जो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कहलाती है, केंद्रीय सचिवालय से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ खास तौर पर लोग समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए निजी तौर से चलाई गई बसों से सफ़र करते हैं। सही तौर पर देखा जाए तो किराए के आधार पर चलने वाली बसें मासिक किराया पहले ही विशेष रूप से वसूल कर लेती हैं।
व्यापक तौर पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों को इनसे सुविधा तो होती है, लेकिन सही आधार पर उनसे उनसे किराया पहले ही वसूल करके यदि बस समय के अनुसार ना चले तो उसकी खुले आधार पर आलोचना करनी चाहिए। यदि बस समय पर पहुंचा देती है तो कर्मचारी अपने आप को विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति समझते हैं। आमतौर पर सरकारी बसों की सुविधा के साथ ही निजी लाभ के आधार पर भी ऐसी बसों का प्रबंध होना चाहिए जो बिना लाभ के या हानि के आधार पर चलाई जा सकें। इसका ठीक आधार तभी बनेगा जब सही तौर पर योजना बनाई जाए, जिसमें एक ही कार्यालय के लोग ही मुख्य तौर पर सफ़र करें। एक साथ अनेक कर्मचारियों के देर से कार्यालय पहुंचने पर किसी को बहाना बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और उनको सच्चे आधार पर छोड़ा जा सकता है। जिस देश में अनुशासन की कमी रहती है वह देश प्रगति नहीं कर सकता। आपने देश की जनता की सेवा करना किसी भी कर्मचारी का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह असमर्थ रहता है तो इसी आधार पर उसको दंडित किया जाना चाहिए। सच्चे तौर पर यदि किसी को अपने देश की सेवा करनी है तो उसी आधार पर वह उक्त समय पर कार्यालय पहुंचने का प्रयत्न करेगा। उसके देर से पहुंचने पर यदि उसकी खुली निंदा की जाए तो भविष्य में वह ठीक समय पर कार्यालय पहुंचेगा। यह हमारा 140 शब्द प्रति मिनट से थोड़ा सा ऊपर हुआ है डिक्टेशन। तो आशा करता हूँ कि सभी नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के पश्चात आप लिंक दिया गया है PDF का, वहाँ से नोट कर सकते हैं कितनी आपकी गलतियाँ हैं, या फिर आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी अपनी गलतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोविजनली रिजल्ट आपको तुरंत शो होगा और कुछ समय पश्चात या घंटों के पश्चात आपको हमारे एक्सपर्ट की टीम आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करने के पश्चात आपको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। चलिए सभी